जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा 67th प्रीलिम्स परीक्षा बहुत ही निकट है। आगामी 20 या 22 सितंबर को होना सुनिश्चित किया गया है। उसी क्रम में जैसा कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी को और बूस्टअप देने के लिए और बेहतरीन करने के लिए यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में आई है। इसके पहले हम भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था से संबंधित खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। इस समय हम भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों और उनसे संबंधित तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जहां पे साक्षरता दर स्त्रियों और पुरुषों दोनों की सबसे न्यूनतम है। देखिए, भारतीय जनगणना 2011 और बिहार की जनगणना से संबंधित प्रश्नों का या संबंधित जो तथ्य जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित एक पूरा विस्तृत वीडियो बनाया गया है। इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर बिहार होगा और ऑप्शन जो दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बिहार होगा। अब हम देख लेते हैं भारत और बिहार के दृष्टिकोण से। भारत की जो साक्षरता है वो कुल साक्षरता है 73% और बिहार की कुल साक्षरता है 61.8%। भारत में वह राज्य जो सबसे अधिक साक्षर है केरल है और सबसे कम साक्षर कौन सा है, बिहार है। बिहार में वह जिला जो सबसे अधिक साक्षरता जहां पे है वह रोहतास है और सबसे कम साक्षरता कहां पे है, पूर्णिया में है। पुरुष साक्षरता देख लेते हैं। भारत में जो पुरुष साक्षरता है वह 80.9% है और बिहार में 71.2% है। अब भारत में यदि हम देखें पुरुष साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे अधिक पुरुष किस राज्य के साक्षर हैं, तो वो केरल के हैं 96.1%। और सबसे कम साक्षर भारत की दृष्टिकोण से यदि पुरुषों की संख्या देखें तो वह बिहार में है 71.2%। अब बिहार में यदि हम देखें पुरुष साक्षरता की दर से सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा, साक्षरता वाला जिला कौन सा, तो वह रोहतास है 82.9%। और सबसे कम साक्षर जिला है पूर्णिया 59.1%। अब हम महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो कुल भारत में महिला साक्षरता का जो परसेंटेज है वह 64.6% है और बिहार में 51.5% है। राज्यों को यदि हम देखें भारत में महिला साक्षरता के दृष्टिकोण से कौन से राज्य का कौन सा स्थान है, तो केरल का सबसे पहला स्थान है 92.1% और बिहार का सबसे अंतिम स्थान है 51.5%। बिहार में रोहतास सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है 63% और सहरसा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है 41.7%। भारत की जनगणना बिहार की जनगणना के साथ तुलनात्मक रूप में एक पूरा विस्तृत वीडियो बनाया गया है। बीपीएससी में जनगणना से पूछे गए पुराने वर्ष के प्रश्नों को भी उसमें शामिल किया गया है। वह वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। निश्चित तौर पर वह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, उसे जरूर देखें आप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे कि कपास उत्पादन औसतन सर्वाधिक है भारत में। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। औसतन उत्पादन जो सर्वाधिक है भारत में वह है ऑप्शन में आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। अब हम देखिए कपास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कपास का उल्लेख भारत के या विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी किया गया है। कपास को दुनिया व्हाइट गोल्ड के नाम से जानती है, सफेद सोने के नाम से जानती है। कपास की जो खेती होती है वह काली मिट्टी में
सबसे अच्छी होती है और तापमान जो होता है औसतन 20 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। वर्षा की जो मात्रा होती है वह 100 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है जो पूरे विश्व में कपास उत्पादन का 26% हिस्सेदारी रखता है, जबकि भारत कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी अब बन गया है जो कि कुल विश्व के कपास का 20% यह खपत भी करता है। चीन वार्षिक उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत के पास दूसरा स्थान है, उसके पास पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, फिर पाकिस्तान और ब्राजील का स्थान 5वां है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी फसल के रूप में कपास को शुष्क और क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है या उगाया जा सकता है जलवायु परिवर्तन के प्रतिरोध के लिए। कपास का दुनिया में जो कृषि योग्य भूमि है उस पर केवल 2.1% हिस्सा है। कपास का उत्पादन दुनिया के पूरे जो संपूर्ण कृषि योग्य भूमि है उस पे केवल 2.1% पे कपास उगाया जाता है, जबकि कपास दुनिया के 27% कपड़े की जरूरत पूरी करता है। इसी कपास की इसी महत्ता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाता है। ठीक है, और यदि हम भारत में कपास उत्पादन की बात कर लें तो गुजरात का गुजरात में कुल क्षेत्र का 21.7% या हम ये कहें कि 21.5% उत्पादन करता है, उस वहां पे उगाया जाता है, जो कि 31.9% उत्पादन करता है पूरे देश के दृष्टिकोण से। और इस हिसाब से गुजरात भारत में कपास उत्पादन का पहला राज्य है। चूंकि इसमें गुजरात नहीं शामिल था, आंध्र प्रदेश शामिल था, गुजरात के बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, फिर तेलंगाना आता है, कर्नाटक आता है और आंध्र प्रदेश आता है। तो दिए गए विकल्पों में गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र या कर्नाटक नहीं शामिल था, इसलिए ये आंध्र प्रदेश सही है। लेकिन गुजरात तो कपास उत्पादन के क्षेत्र में देश का पहला स्थान है, लेकिन यदि प्रश्न यह पूछे कि जैविक कपास के क्षेत्र में उत्पादन की यदि बात करें तो देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तब गुजरात का स्थान आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 2 मिलियन, ऑप्शन बी है 3 मिलियन, ऑप्शन सी है 4 मिलियन, ऑप्शन डी है 5 मिलियन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस पूछा 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो वह 1 मिलियन मानी जाती है। विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन मानी जाती है। ठीक है, इस आधार पे इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही होगा। अब देखिए हम विश्व जनसंख्या की बात कर लेते हैं। वर्तमान 2022 में यदि हम फरवरी 2022 तक की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या 7.9 बिलियन या 7.9 अरब हो चुकी है। यदि इसे हम करोड़ में बदले तो 790 करोड़ हो चुकी है। विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है, और वही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या माना जाता है कि लगभग 138 या 140 करोड़ के पार हो चुका है। इन दोनों देशों चीन और भारत की जो जनसंख्या है वह पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 38% से अधिक है। ठीक है, साल 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह आंकड़ा करीब 10 अरब और 22वीं सदी के आते आते यह 11 अरब हो जाएगा। हालांकि आबादी बढ़ने की रफ्तार अब धीमी हो गई है। 1960 में जो जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार थी आज उसकी आधी रह गई है। 1960 के दशक में उस समय जो ये माना जाता था औसतन एक महिला 4 से 5 बच्चों को जन्म देती थी, आज यह 2 से 3 रह गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ऑप्शन ये हैं मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कोकोस प्लेट ये लघु प्लेट है, छोटे प्लेट हैं। बड़े प्लेटों की संख्या 7 है, लघु प्लेटों की संख्या ऐसी मानी जाती है कि 100 है, 100 से अधिक है, निश्चित नहीं है, लेकिन बड़े प्लेटों की संख्या निश्चित है 7 है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब हम देख लेते हैं इसको। ये
ये देखिए, ये आपका है कोकोस प्लेट है। मैं कलर चेंज कर लूं जिससे कि आपको दिख सके। ठीक है, ये आपका है कोकोस प्लेट। ठीक है, ये प्लेट आपका कोकोस प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, अब देखिए कोकोस प्लेट कहाँ पे स्थित है? कोकोस प्लेट नॉर्थ, इधर इसके वेस्ट में क्या है? पैसिफिक प्लेट है, और इधर अमेरिकन प्लेट है, तो इसे हम कह सकते हैं मध्य अमेरिकी प्लेटों के बीच स्थित है। ये देखिए, यही मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। अब हम थोड़ा प्लेटों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की संरचना है वह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है, और जो तीसरा परत है उसे कोर कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर यदि जाए पृथ्वी के ऊपर, तो सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। पृथ्वी का सबसे बाहरी क्षेत्र कहलाता है क्या? क्रस्ट कहलाता है। मध्य क्षेत्र मेंटल कहलाता है, और आंतरिक क्षेत्र कोर कहलाता है। तीनों संरचनाएं जो हैं, ये जो वर्गीकरण है, उनकी संरचनाओं में भिन्नता के कारण यह वर्गीकरण किया गया है। महाद्वीपों के गठन के लिए जो वर्तमान में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है वह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। सबसे पहली बार 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि पृथ्वी के महाद्वीप कि समय के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी में विस्थापित होते रहते। कहने का मतलब यह है कि जो प्लेट आज यहाँ है, जो प्लेट ये साउथ अमेरिकी प्लेट आज यहाँ है, तो निश्चित तौर पे अगले आने वाले कुछ समय, कुछ हजार वर्षों बाद यह यहाँ पर नहीं होगी, उसकी दिशा या उसका स्थान कुछ न कुछ बदल गया होगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में पृथ्वी के जो बाहरी आवरण है उसके ठोस चट्टान को बड़े खंड में विभाजित किया गया। यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि जो पृथ्वी के बाहरी आवरण हैं, जो ठोस चट्टान हैं, वो प्लेट्स कहे जाते हैं। अर्थात पृथ्वी के मेंटल या पृथ्वी के कोर के ऊपरी, पृथ्वी के मेंटल के ऊपर वो स्थापित होते हैं, और कोर के ऊपर जो मेंटल का हिस्सा होता है एस्थेनोस्फीयर, उस पे तैरते रहते हैं। पृथ्वी की ठोस बाहरी परत जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल होते हैं उनको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर होती है, और यह परत आंतरिक ताप के कारण थोड़ा गतिशील अवस्था में रहता है। एस्थेनोस्फीयर चूंकि प्लास्टिक अवस्था में होती है, यह लिथोस्फीयर की स्थित होती है, और लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पे स्थित होता है, और उसी एस्थेनोस्फीयर पर वह गतिशील रहता है, इसी के कारण वह प्रवाहित होता रहता है। अब देखिए, यदि हम पृथ्वी के स्थल मंडल को देखें तो 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया जा सकता है। यदि हम बड़ी प्लेटों की बात करें तो इसमें अंटार्कटिक प्लेट आ गया, उत्तरी अमेरिकी प्लेट आ गया, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट आ गया, प्रशांत प्लेट आ गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट आ गया, पूर्वी अटलांटिक और अफ्रीकी प्लेट आ गया, यूरेशिया और उससे सटी महासागरी प्लेट आ गई। यदि हम कुछ छोटी प्लेटों की बात करें, जैसा कि इसमें कोकोस दिया हुआ था, तो कोकोस प्लेट देख लेते हैं। ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। सबसे तेज चलने वाली प्लेटों में शामिल है, और हर वर्ष यह 75 मिलीमीटर आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, और जो जहां यह सबडक्ट होता है, जहां यह नीचे की ओर जाता है, बड़े प्लेटों से जब टकराकर यह नीचे की ओर जाती है, तो यह मध्य अमेरिकी क्षेत्रों में इधर यह भूकंप का कारण बनता है। ये कोकोस प्लेट, नजका प्लेट हो गया दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। अब देखिए हम नजका प्लेट आपको दिखाते हैं। ये देखिए नजका प्लेट हो गया, ये नजका प्लेट हो गया, नजका प्लेट हो गया प्रशांत प्लेट के बीच और साउथ अमेरिका प्लेट के बीच। अरेबियन प्लेट हो गया, अरेबियन प्लेट ये पूरा सऊदी अरब वाला भाग अरेबियन प्लेट हो गया। जुआन डी फूका प्लेट हो गया, ये जुआन डी फूका प्लेट है। ठीक है, इसी तरीके से तमाम प्लेट छोटे छोटे हैं। तो पृथ्वी को बड़े प्लेटों और छोटे प्लेटों, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कुल बड़े प्लेटों और छोटे प्लेटों का विभाजन है, जो एस्थेनोस्फीयर पे स्थित होकर समय के साथ ये आगे बढ़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब प्लेट विवर्तनिकी प्लेटों की जो विवर्तनिक प्लेट होते हैं, गति के आधार पर ये 3 सीमाएं बनाती हैं। अभिसारी सीमा, जहां प्लेटें एक दूसरी ओर गति करती, जब ये एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं तो इसको कहेंगे अभिसरण करना, अभिसारी सीमा हो गया। अपसारी सीमा, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और एक होता है रूपांतरित सीमा, जहां प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित किस प्रदेश से संबंधित है? ये रस्ट बाउल की बात, ये है रेड में, रेड कलर ले लेता हूं, ये रस्ट बाउल पूछ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रेट लेक्स प्रदेश, ऑप्शन बी अलाबामा प्रदेश, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया प्रदेश, ऑप्शन डी पिट्सबर्ग प्रदेश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल पिट्सबर्ग को माना है, लेकिन कुछ मानक किताबों में रस्ट बाउल के क्षेत्र में पिट्सबर्ग के साथ साथ ग्रेट लेक्स प्रदेश को भी शामिल किया गया। मैंने दोनों चीज बता दिया, बीपीएससी ने क्या माना है, पिट्सबर्ग माना है, लेकिन कुछ मानक किताबों में, मानक पुस्तकों में ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग को साथ साथ दिया गया है। तो जैसा भी ऑप्शंस में है आप उस समय निर्णय खुद से लें। अब देखिए रस्ट बाउल कहते किसको है? देखिए रस्ट बाउल कहते किसको है? रस्ट बाउल वो क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है और लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें पिट्सबर्ग शामिल है, ग्रेट लेक्स शामिल है, मिशिगन शामिल है, ओहियो जैसे प्रदेश शामिल है, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र आता है। तो कई बार इसको रस्ट बेल्ट भी कहते हैं, इन प्रदेशों को रस्ट बेल्ट रीजन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम ग्रेट लेक्स इसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ है तो अब हम ग्रेट लेक्स की बात कर लेते हैं। ग्रेट लेक्स क्या है? अच्छा, ग्रेट लेक्स से पहले हम लेक्स की बात कर लेते हैं। लेक किसे कहते हैं या झील किसे कहते हैं? ऐसा जलीय भाग जो स्थल से घिरा हो झील कहलाता है। इसे कई बार जल का अस्थायी स्थल रूप भी कहते हैं। इसमें जो जल आता है वह नदियों के द्वारा, हिमनदों के द्वारा या वर्षा के द्वारा इसमें झील में जल पहुंचता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ग्रेट लेक्स में ये अमेरिका में स्थित है, अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये अगर इसमें 5 लेक शामिल हैं, ये आपको 5 लेक दिखाई दे रहे होंगे। हम लेक्स की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कुछ लेक्स जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते थे। तो जैसे टिटिकाका झील हो गई, ये बोलीविया में स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील है। और वहीं बैकाल झील साइबेरिया में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है, जबकि विश्व की सर्वाधिक लवणता या खारी झील जो है वह वान लेक है या वान झील है, यह तुर्की में स्थित है। लेकिन क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यदि हम देखें तो वह कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है। अब हम ग्रेट लेक्स की बात कर लेते हैं। ग्रेट लेक्स को हम कई बार महान झील भी कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये उत्तर पूर्व में ये स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में यह स्थित है। इसमें ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये ताजे पानी की झील मानी जाती हैं। ग्रेट लेक्स समूह में कुल 5 झील माने जाते हैं, जिसमें सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, इरी झील हो गया, ओंटारियो झील हो गया और ह्यूरन झील हो गया। अब ग्रेट लेक्स को उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक भी कहा जाता है, जो अपने उद्योग के लिए जाना जाता है, जहां पे जैसे इस्पात हो गया, रसायन या अन्य उत्पादों का उत्पादन करता है। ग्रेट लेक्स ने शिपिंग के अवसरों को इस क्षेत्र में बढ़ाया है और इसके उद्योगों का विकास भी यहाँ पे बहुत हुआ। अब देखिए महान झीलों में 5 झीलें स्थित हैं, हम इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए ये है सुपीरियर झील, और ये है मिशिगन झील, ये है ह्यूरॉन झील, ये है इरी झील और ये है ओंटारियो झील। अब हम यदि इसे एक एक करके देखते जाएं तो जो सुपीरियर झील है, यदि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका है, यदि हम क्रम देखें तो इसका एक कोड है, इनका एक कोड है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ये ओंटारियो झील। ठीक है, ये है। अब हम यदि नॉर्थ से साउथ की ओर इनको देख ले तो सबसे इसको क्या कहते हैं, मी। ठीक, अब देखिए सबसे नॉर्थ में कौन सा झील आएगा, सुपीरियर झील आएगा, फिर कौन सी झील आएगी, फिर आएगी ओंटारियो झील आएगा, फिर कौन सी झील आएगी, मिशिगन झील आएगी। ठीक है, फिर आपका ये झील आएगा,
फिर ये आपकी इरी झील आएगी, ये ह्यूरॉन झील है, ये इरी झील है, एरी झील है। ठीक है, अब हम एक एक झीलों के बारे में देख लेते हैं। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और महान झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। इसके बाद मिशिगन झील के बारे में देख लेते हैं। मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, अर्थात हम ये कैसे, ये जो 4 झीलें हैं, ये जो 5 झीलें हैं, सुपीरियर झील हो गया, ह्यूरॉन झील हो गया, एरी झील हो गया और ओंटारियो झील हो गया, इन पर कनाडा का भी अधिकार है और अमेरिका का भी अधिकार है, यूएसए का भी अधिकार है। केवल मिशिगन झील एक ऐसा झील है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। और हम अगर ह्यूरॉन झील की बात करें तो ह्यूरॉन झील सू नहर के द्वारा यहां पे एक नहर बनाई गई है। ये आपका ह्यूरॉन झील है, ये ह्यूरॉन झील है, यहां पे ये सुपीरियर झील है, ये ह्यूरॉन झील है, एक यहां पे सू नहर बनाई गई है। इसी सू नहर के द्वारा सुपीरियर झील ह्यूरॉन झील से जुड़ी हुई है। इरी झील, जैसा कि हमने बताया कि ये इरी झील है। अब हम थोड़ा ओंटारियो झील के बारे में देख लेते हैं। इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में एक प्रपात स्थित है, यहीं पे एक जलप्रपात स्थित है, इसे हम क्या कहते हैं, नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। सुपीरियर झील, इरी झील, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील पर यूएसए और कनाडा दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये दोनों की सीमा में है और इन झीलों के जल का उपयोग दोनों देश बराबर मात्रा में करते हैं। ठीक है, जबकि यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम देखते हैं तो पहले सुपीरियर आता है, फिर ह्यूरॉन आता है, फिर ओंटारियो आता है, फिर मिशिगन आता है, फिर एरी झील आता है। अब देखिए, यदि हम और विकल्पों की बात कर लें तो इसमें देखिए कैलिफोर्निया दिया हुआ है। कैलिफोर्निया अपने कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध, कृषि उत्पादन में यह अग्रणी है। अलबामा हो गया, अलबामा प्रदेश का जो एक उपनाम है, इसे येलो हैमर स्टेट भी कहते हैं, या हार्ट ऑफ डिक्सी कहते हैं, या कॉटन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? ठीक है, साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, विश्व का कहवा पत्तन सैंटोस को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये है कहां, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील में एक स्टेट है, साओ पाउलो का एक स्थान है, एक शहर है, तटीय शहर है, ये है सैंटोस। ये स्थित है कहाँ का, ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहां हम ब्राजील देखते हैं, ब्राजील में क्या है, एक स्टेट है, साओ पाउलो स्टेट है, तटीय स्टेट है। इस स्टेट का एक शहर है जो तटीय शहर है, सैंटोस, ये है। अब हम देखिए कहवा उत्पादन के बारे में देख लेते हैं। विश्व का कहवा पत्तन सैंटोस को कहते हैं, मैंने बताया। विश्व का सर्वाधिक जो कहवा होता है या कॉफी उत्पादन, वह ब्राजील में होता है। ब्राजील कॉफी का सबसे अधिक, सैंटोस जो ब्राजील की कॉफी है, ब्राजील की कॉफी का सबसे अधिक निर्यात जो होता है, एक्सपोर्ट, वह सैंटोस बंदरगाह या सैंटोस पोर्ट से किया जाता है और इसीलिए इसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं। और साओ पाउलो जो है उसको कहवा प्रांत कहते हैं या कॉफी स्टेट कहते हैं। ब्राजील का सर्वाधिक कहवा का जो निर्यात है वो सैंटोस बंदरगाह से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2021 में, इसके पहले 2019 में आया था फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो ये 2021 में आया था। अभी इससे पहले की वीडियो में हमने इससे संबंधित, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित तमाम तथ्य बताए, बहुत विस्तृत तथ्य बताए। ये आपको उस वीडियो में मिल जाएगा पूरी तरीके से। इस प्रश्न का मैं उत्तर बताता हूं, किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले यदि हम राज्य देख ले तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा और ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? मध्य प्रदेश है नहीं,
अरुणाचल प्रदेश दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में इसमें बाकी कोई नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश इस हिसाब से सही उत्तर होगा। यदि हम कुल राज्य के दृष्टि से, यदि हम उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में यदि हम वन आवरण को देखें, तो सबसे जो शीर्ष 5 राज्य हैं वह मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। एक चीज देखने वाली बात है कि कुल वन आवरण, कुल क्षेत्रफल का वन आवरण और प्रतिशत का वन आवरण, दोनों में दूसरा स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। दोनों में सेकंड स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मुख्यतः कई जगह 8 भागों में भारतीय मिट्टियों को बांटा गया है, कई जगह 5 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन जो मुख्यतः हैं वो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, लैटराइट मिट्टी या बलुई मिट्टी जिसको कहते हैं वो हो गई, और रेतीली या रेगिस्तानी मिट्टी हो गई। अब हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछार मिट्टी भी कहते हैं। कहीं पे यदि दोमट मिट्टी आ जाए तो ये समझ लेना है कि वो जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। तो जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछार मिट्टी भी कहते हैं। यह नदियों द्वारा लाई जाती है और यह मिट्टी भारत में लगभग समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है और प्राकृतिक रूप से यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में इसका विस्तार है। यह मुख्यतः 3 नदियों द्वारा यह मिट्टी लाई जाती है, सिंधु नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। जब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का हम यदि प्रवाह क्षेत्र देखें तो राजस्थान के लगभग कुछ उत्तरी भागों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, असम के कुछ भागों में यह पाई जाती है। इसका विस्तार है और कहीं न कहीं मतलब भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके दक्षिणी भाग के पूर्वी तट पर भी कहीं कहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है। ये मिट्टी नदियों के द्वारा जमा किए गए तलछट से बनती हैं, खाद से भरपूर होती हैं और बहुत ही उपजाऊ होती हैं। उत्तरी भागों में और थोड़ी थोड़ी मात्रा में नर्मदा, ताप्ती नदी की निचली घाटों में, और चूंकि नर्मदा और ताप्ती की निचली घाटों में पाया जाता है इसलिए उत्तरी गुजरात में भी पाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि नदियों द्वारा लाई जाती है इसलिए हर साल इसका नवीनीकरण होता है। इस पे जो मुख्य फसल हैं वह चावल, गेहूं, गन्ना, जूट या तेल के बीज या तिलहन फसल या तिलहन फसल इस मिट्टी पर उगने वाली मुख्य फसलें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, अभी ये देखिए असम का क्षेत्र हो गया, बंगाल का क्षेत्र हो गया, बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये पंजाब का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया आपका गुजरात का थोड़ा क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया। ये देखिए, ये पूर्वी तट पे थोड़ा थोड़ा पाया गया, यहाँ थोड़ा पश्चिमी तट पे ये हल्का सा ये है। ठीक है, इधर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? पूछ रहा है कि जो भारत में कुल विद्युत होता है, प्रतिवर्ष उत्पादित किया जाता है, उनमें से कितने प्रतिशत का उत्पादन जल विद्युत के द्वारा किया जाता है? 10% के द्वारा, 12%, 20% और 22%। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जल विद्युत का जो भारत के कुल विद्युत में योगदान है वह 12% से थोड़ा अधिक है, लेकिन यह नजदीकी उत्तर होगा 12%। अब मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये बिजली मंत्रालय जो है, ऊर्जा मंत्रालय, उसकी साइट से ही लिया गया है। अब देखते हैं गैर जीवाश्म ईंधन में ये जल का पार्ट कितना है। ये जल है, यहाँ 11.6% है। फिर यहाँ पे लघु जल विद्युत दिया हुआ है, ये कितना है? 1.2% है। इस हिसाब से कितना हुआ? 12.8%। सही इसका उत्तर क्या होगा? 12.8%, लेकिन नजदीकी ये है इसलिए सही होगा। अब देखिए, भारत की यदि हम विश्व में बात कर ले तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है और उपभोक्ता भी है। मतलब तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है भारत और तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उपभोक्ता देश है। और यदि हम जल विद्युत के क्षेत्र में भारत की बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? जनगणना में हमने बहुत विस्तार से इस पे चर्चा करा था, लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, थोड़ा इससे संबंधित फैक्ट बताऊंगा। वर्ष 1911, वर्ष 1921, वर्ष 1931, वर्ष 1941, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए डेमोग्राफिक डिवाइडेंट, जनगणना का डेमोग्राफिक डिवाइड वर्ष किसे कहा जाता है? वर्ष 1921 को कहा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। क्यों कहा जाता है वर्ष 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष? देखिए वर्ष 1911 से 1921 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक हो गया। इसके कारण जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, इसलिए जबकि 1921 के बाद जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि दर्ज हुई, इसलिए 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष या डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। वर्ष 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, जबकि अभी तक के जनगणना में सबसे अधिक 1961 से लेके 1971 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से लेकर 1971 के दशक में हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पूछा, तमिलनाडु में वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है मदुरै, ऑप्शन डी है सलेम, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं और कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। तमिलनाडु में जो सूती उत्पादन होता है, सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, तमिलनाडु राज्य में कपास का अधिक उत्पादन और चूंकि वहां पे पैकारा परियोजना से सस्ती जल विद्युत के कारण देश के सर्वाधिक मिलें तमिलनाडु में स्थापित की गई। ध्यान देना, देश के सर्वाधिक मिलों की स्थापना तमिलनाडु में करी गई है, जिनमें से अधिकांश केवल सूत का निर्माण करती हैं। राज्य में भारत में जितनी भी सूत निर्माण होता है, राज्य में कुल तमिलनाडु स्टेट में 33% सूत का निर्माण करता है और 8% सूती कपड़े का उत्पादन करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है वो केरल में होता है। केरल के बाद केरल भारत के कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का 75% उत्पादन करता है। 75 से 80% तक केरल उत्पादन करता है। इसके बाद त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। एक रबर बोर्ड एक संस्था है, वह एक सांविधिक निकाय है और उसका मुख्यालय भी कोट्टायम, एक स्थान है कोट्टायम, केरल में ही स्थित है। रबर का उद्योग कहाँ की? रबर का कच्चे माल के रूप में टायर उद्योग में इसका प्रयोग होता है। अगर हम भारत की बात करें पूरे विश्व की दृष्टि से, तो थाईलैंड पहला स्थान है थाईलैंड का रबर उत्पादन में, इंडोनेशिया का दूसरा स्थान है और भारत का रबर उत्पादन में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है कोट्टापुरम को कोल्लम से, सादिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से, फिर हल्दिया को कोलकाता से। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न यह पूछ रहा है कि ऐसे दो स्थान कौन से हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में पूरे देश में लगभग 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। वर्ष 2016 में 106 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसके पहले 5 राष्ट्रीय जलमार्ग इसके पहले से शामिल थे, तो जब 106 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया तो कुल संख्या 111 बढ़ गई। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर
भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के अंतर्गत यह निर्माण इसका किया गया है। यह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। कुल लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर है और इसका विस्तार कुल 4 स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। राष्ट्रीय जलमार्ग यदि हम 2 की बात करें तो यह धुबरी और सादिया को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है, जो कि असम में है, विस्तारित है। यदि हम राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करें तो यह कहां गया, कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है और ये केरल में स्थित है। सबसे खास बात यह है कि यह राष्ट्रीय जलमार्ग 3 देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसके संपूर्ण भाग में 24 घंटे नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी बेल्ट की बात किया जा रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तांबा खनन, ऑप्शन बी सोना खनन, ऑप्शन सी अभ्रक खनन, ऑप्शन डी लौह अयस्क खनन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो राजस्थान का जो ये खेतड़ी बेल्ट है यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, तांबा के उत्पादन में भारत में 3 स्टेट प्रमुखतया इनका स्थान है। पहला मध्य प्रदेश है, भारत के कुल तांबा उत्पादन का लगभग 46% उत्पादन करता है। दूसरा राजस्थान है, लगभग 33% उत्पादन करता है। तीसरा झारखंड है, लगभग 21% उत्पादन करता है। तांबे की जो प्राप्ति होती है तीनों प्रकार की चट्टानों में होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कैंतरित चट्टान। विश्व में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन चिली में होता है। भारत में कहां पे होता है? भारत में एमपी में होता है, लेकिन विश्व में कहां पे होता है? चिली में होता है। अब हम सोना उत्पादन की बात कर ले तो सबसे ज्यादा भारत में केरल में उत्पादन होता, कर्नाटक में उत्पादन होता है 98% कोलार खदान से। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान सर्वप्रथम है, पहला है विश्व में भारत का स्थान। और लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, आज इन्हीं प्रश्नों के साथ 63वीं बीपीएससी में ज्योग्राफी से आए संबंधित प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। आपको यह सीरीज कैसा लगा आप यह कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और बेहतरीन तरीके से हम इस श्रृंखला को आप तक कैसे पहुंचा सके हमें यह भी सुझाव दे। यदि आपको बेहतरीन लग रही है श्रृंखला तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं बिल्कुल निकट है। आपके परीक्षाओं में बेहतरीन बूस्टअप देने के लिए यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।